नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मीडिया और फाइनेंशियल गलियारों में एक बहुत बड़ी खबर बहुत तेजी से तैर रही है। खबर है कि भारत सरकार वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से करीब 2.5 बिलियन डॉलर का भारी भरकम लोन लेने की तैयारी कर रही है। जैसे ही आम लोग यह खबर सुनते हैं, उनके दिमाग में तुरंत एक वार्निंग सिग्नल बजने लगती है। क्या भारत की अर्थव्यवस्था में कोई संकट है? क्या हम भी अपने पड़ोसी देशों की तरह कर्ज के जाल में फंस रहे हैं? लेकिन रुकिए, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें लोन के पीछे के पूरे अर्थशास्त्र को समझना होगा। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि आखिर भारत यह एडिशनल फंड्स क्यों ले रहा है, इसका वेस्ट एशिया के संकट और ग्लोबल फर्टिलाइजर सब्सिडी से क्या संबंध है, और क्या यह लोन भारत की कमजोरी को दिखाता है या फिर यह बेहतर राजकोषीय प्रबंधन यानी कि फिजिकल मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। बहुत कुछ जानने को मिलेगा आज, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम एक बुनियादी अंतर को समझते हैं। जब भी हम सुनते हैं कि किसी देश ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था से कर्ज लिया है, तो हमारे दिमाग में पाकिस्तान या श्रीलंका की छवि आती है, जो बार बार आईएमएफ के पास जाते हैं। लेकिन याद रखिए, आईएमएफ से लोन लेना और वर्ल्ड बैंक या एडीबी से लोन लेने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास कई देश इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास कोई देश तब जाता है जब उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह संकट में हो, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो। जैसे भारत ने खुद 1991 में झेला था, वह आखिरी रास्ता था, यानी कि इट वाज द लास्ट रिजॉर्ट। लेकिन मल्टीलैटरल वर्ल्ड बैंक और एडीबी जैसे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना कोई इमरजेंसी बेल आउट नहीं है। यह पहले से मौजूद क्रेडिट यह पहले से मौजूद क्रेडिट फैसिलिटीज़ के तहत लिया जाने वाला नियमित विकास ऋण है। भारत को यह कोई जबरन रेस्क्यू पैकेज के रूप में नहीं मिल रहा है, बल्कि भारत अपनी मर्जी से विकास परियोजनाओं और रणनीतिक ज़रूरतों के लिए इसे ले रहा है। अब अगला सवाल आता है कि यदि अर्थव्यवस्था मजबूत है, तो भारत को अचानक इस 2.5 बिलियन डॉलर के अतिरिक्त फंड की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके पीछे मुख्य रूप से तीन बड़े कारण हैं: फर्टिलाइजर सब्सिडी, फूड सब्सिडी और वैश्विक ईंधन संकट। इस साल 1 फरवरी को जब बजट पेश हुआ था, तब सरकार ने अनुमान लगाया था कि फर्टिलाइजर सब्सिडी पर करीब 1.7 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। लेकिन वेस्ट एशिया में वार छिड़ने के कारण, तनाव होने के कारण और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आपूर्ति बाधित होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेचुरल गैस और कच्चे माल के दाम नेचुरल गैस और कच्चे माल के दाम आसमान छूने लगे। नतीजा क्या हुआ? आज यह सब्सिडी बर्डन बढ़कर 1.7 लाख करोड़ यानी कि 1.7 लाख करोड़ से सीधे 3.4 लाख करोड़ होने जा रहा है, यानी सीधे दोगुना। इसके अलावा भारत सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत करोड़ों नागरिकों को मुफ्त या बेहद सस्ते दामों पर अनाज देती है। हाल के दिनों में अनाज की खरीद लागत यानी कि प्रोक्योरमेंट कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स का खर्च काफ़ी बढ़ गया है, जिससे फूड सब्सिडी पर भी बना हुआ है। ईंधन की कीमतें बढ़ने से सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है, ताकि आम जनता को राहत मिले, जिससे सरकार के अपने रेवेन्यू कलेक्शंस पर भी असर पड़ सकता है। इन्हीं सब खर्चों को संतुलित करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। कई लोग सोच सकते हैं कि सरकार को विदेशों से डॉलर में कर्ज लेने की क्या ज़रूरत है, वह देश के भीतर से ही पैसा क्यों नहीं जुटा लेती। चलिए, सरकार के पास मौजूद तीन विकल्पों का हम लोग विश्लेषण करते हैं। पहला विकल्प है टैक्स बढ़ाना। अगर सरकार जनता और कॉरपोरेट्स पर टैक्स बढ़ा दे, तो यह कदम राजनीतिक रूप से तो आत्मघाती है ही, साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी धीमा कर देगा। सरकार ने पिछले कुछ सालों में कॉरपोरेट और पर्सनल टैक्स को तर्कसंगत बनाया है, ताकि निवेश बढ़े। इसलिए टैक्स बढ़ाना सही विकल्प
नहीं है। दूसरा विकल्प हो सकता है घरेलू बाजार से ही उधार लेना। अगर सरकार भारत के बैंकों और बाजारों से सारा पैसा खुद ही उधार ले लेगी, तो इससे अर्थशास्त्र में कहा जाता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट्स। मान लीजिए बाजार में कुल 100 रुपया लोन के लिए उपलब्ध हैं और 75 रुपया सरकार ही ले ले, तो देश के प्राइवेट बिजनेसमैन, स्टार्टअप्स और उद्योगों के लिए सिर्फ 25 रुपये बचेंगे। इससे ब्याज दरें बढ़ेंगी और निजी निवेश ठप हो जाएगी, जो देश की जीडीपी के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता है। और तीसरा और सबसे बेहतर विकल्प है वर्ल्ड बैंक और एडीबी जैसे संस्थानों से लोन लेना। इनसे मिलने वाले कर्ज बेहद कम ब्याजों पर यानी कि सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पर मिलती हैं। इसे चुकाने की अवधि बहुत लंबी होती है और रीपेमेंट का स्ट्रक्चर भी बेहद फ्लेक्सिबल होता है। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत इन वैश्विक बैंकों का कोई साधारण कर्जदार नहीं है। भारत विश्व बैंक के सबसे बड़े क्लाइंट्स में से एक है। जनवरी 2026 में ही वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए एक न्यू पार्टनरशिप फ्रेमवर्क लॉन्च किया था, जिसके तहत वे अगले 5 वर्षों के लिए सालाना 8 से 10 बिलियन डॉलर की फंडिंग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह पैसा मुख्य रूप से रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और लो कार्बन ट्रांजिशन जैसे भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जा रहा है। वहीं अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो भारत इसका एक फाउंडिंग मेंबर है और चौथा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। इसमें जापान, अमेरिका और चीन पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आता है। एडीबी ने भारत को मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास के लिए अब तक अरबों डॉलर की सहायता दी है। ये बैंक मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि डेवलपमेंट फाइनेंसिंग के लिए काम करती हैं। तो फाइनेंशियल कंक्लूजन क्या है? तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? क्या इस लोन से भारत की साख पर कोई असर पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं। खुद वर्ल्ड बैंक ने अपनी हालिया रिपोर्ट में भारत को 7.6% की अनुमानित विकास दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था माना है। बड़े बड़े उद्योगपति भी अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए हमेशा लोन लेते हैं। ठीक उसी तरह से एक विकासशील देश को अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर को बिना रोके सामाजिक कल्याण और सब्सिडी के खर्चों को पूरा करने के लिए एक ऐसे स्मार्ट लोन की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, कुछ छोटे जोखिम ज़रूर होते हैं, जैसे एक्सटर्नल डेब्ट यानी कि विदेशी कर्ज का थोड़ा बढ़ना, रुपये के मुकाबले डॉलर के उतार चढ़ाव का असर। लेकिन 2.5 बिलियन डॉलर का यह लोन भारत के विशाल विदेशी मुद्रा भंडार और मजबूत जीडीपी के सामने बहुत ही सुरक्षित स्तर पर है। यह आर्थिक संकट नहीं, बल्कि कुशल वित्तीय प्रबंधन का प्रतीक है। अगर तो साथियों, अगर आप भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, अगर आप भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और ये विश्लेषण आपको पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। साथ में इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने साथियों के साथ इनको शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।